बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर कौमी वेबिनार सीरीज में आप तमामी लोगों का इस्तकबाल है। अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूँ जो निहायत रहमान और रहीम है। हम उसकी ही हमद व सना बयान करते हैं, उसके हबीब के हुजूर दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने दावतनामा ओपन है। आप देख रहे हैं कि यहाँ दावतनामे के माथे पर लिखा हुआ है कि आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। ये टाइटल हमारा हर किताब हर चीज़ पर होता है कि आओ के कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। समर कौमी वेबिनार सीरीज समर एकेडमी मालेगांव के तहत हो रही है और इसमें महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य परिषद ने अपना ताउन पेश किया है। जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज के तलबा और उनके सरपरस्तों के लिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसमें स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक मालूमात दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि समर कौमी वेबिनार सीरीज 30 लेक्चर सीरीज पर मुश्तमिल है। उसमें से आज का दिन हमारा 24वां दिन है और आज 16 सितंबर बरोज बुध दोपहर 3 बजे हम वेबिनार के लिए इकट्ठा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा टॉपिक है मुकाबला जाती इम्तिहानात और हालात हाज़िरा, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और हमारा पर्सपेक्टिव होगा सिविल सर्विसेज इम्तिहान। मैं आपका दोस्त अशफाक उमर समर एकेडमी का सदर हूँ, रहनुमाई सिविल सर्विसेज और कई किताबों का मुरत्तिब मुसन्निफ। आज के हमारे वेबिनार के सदर हैं मोहतरम डॉक्टर वकारुल्लाह खान साहब, जो खाम गांव के एक इंतहाई बेहतरीन स्कूल अंजुमन मुफीदुल इस्लाम एजुकेशन सोसाइटी के सदर हैं। हमारे मोहतरम सज्जाद हुसैन जाफरी साहब हैं, जो खरगोन एमपी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरगोन में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। मोहतरम सैयद अली अंजुम रजवी साहब हैं, जो टीईटी टेट वगैरह के एक्सपर्ट हैं, करियर काउंसलर है जलगांव के। हमारे दरमियान मोहतरम दिलावर चोगले साहब भी मौजूद हैं, जो एक तालीमी और समाजी खिदमतगार हैं, जिनसे हमारा एक तवील ताल्लुक़ रहा है। इसी तरह हमारे दरमियान हमारे अजीज़ दोस्त मोहतरम अहमद बरकती साहब भी मौजूद हैं, उनके भाई मुस्तफ़ा बरकती साहब भी मौजूद हैं। अहमद बरकती साहब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू मदारिस मालेगांव के रिटायर्ड हेड मास्टर हैं और हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। मैं तमाम ही लोगों का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका साथ हमेशा हमें आखिर तक मिलता रहेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आज के हमारे मेहमान मोहतरम वकारुल्लाह साहब का और तमाम ही प्राइम गेस्ट और तमाम ही लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे दरमियान मौजूद हुए। हमारे प्रोग्राम की एक तरतीब होती है। अहमद बरकती साहब आप नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और तमाम ही मेहमानान। मैं गुजारिश करूँगा कि अब आप हमारा अगला प्रोग्राम जो है वो पूरा देखें और हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में जानेंगे कि करंट अफेयर्स की क्या अहमियत है और उसकी स्टडी किस तरह की जाना चाहिए। हमने कल करंट अफेयर्स के बारे में देखा था और फ़र्क में जाना था कि ख़बरें और करंट अफेयर्स में क्या फ़र्क होता है। हमने बताया था कि करंट अफेयर्स ख़बरों से एक कदम आगे की चीज़ होती हैं। इसमें हम सिर्फ ख़बरों के ऊपर बात नहीं करते, बल्कि ख़बरों पर तबसरा होता है, उनका तज्ज़िया होता है और तमाम तर वो मराहिल होते हैं जिससे किसी भी वाक़े को या किसी भी बात को देखा जाता है, समझा जाता है। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर शेयर हो रहा है हमारा पीपीटी। मैं फिर से एक मरतबा खुशामदीद कहता हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर एकेडमी के
کا जो लोगो है, जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप देख रहे हैं, आओगे कोई ख्वाब पूरे कल के वास्ते लिखा हुआ है शाहिर का, ये दूसरा साहिर लुधियानवी का। हमने समर एकेडमी के तहत मालेगांव में काफ़ी सरगर्मियाँ की हैं, जिनमें से एक सरगर्मी ये भी है कि हमने यहाँ पर सिविल सर्विसेज कोचिंग क्लास फ्री में 1 साल तक जारी रखी थी। बाद में कुछ वजूहात की वजह से वो बंद करना पड़ा। हम समर वर्चुअल एकेडमी भी कायम कर चुके हैं। पूरे तौर पर वो अभी काम नहीं कर रही है, बहरहाल इंशाअल्लाह उसको बहुत जल्द मुतहर्रिक करेंगे, जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया में कहीं भी जो उर्दू वाला बच्चा हो या ऐसा बच्चा जो हमारा अपना बच्चा है, उसको हम स्कॉलरशिप स्कीमों और मुकाबला जाती इम्तिहानात के मुताबिक इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से गाइड करते रहेंगे। यहाँ पर आपके सामने मैं ज़िक्र कर दूँ कि मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुतालिक हम बातें कर रहे हैं और हम सब आपका मुकाबला जाती इम्तिहानात की दुनिया में इस्तकबाल करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, खुशामदीद। मैंने बताया था मेरी किताबों के बारे में, तो मेरी एक काफ़ी ज़ख़ीम किताब है रहनुमा सिविल सर्विसेज, जिसमें सिविल सर्विसेज इम्तिहान से मुतालिक मुकम्मल रहनुमाइयाँ मौजूद हैं। उसके बाद एक यूपीएससी के 10 इम्तिहानात पर मुश्तमिल किताब है, जिसमें यूपीएससी के 10 अहम तरीन इम्तिहानात की तफसीलात मौजूद हैं। एक किताब और है जिसके बारे में हम पीछे बातें कर चुके हैं, और वो किताब है रहनुमा स्कॉलरशिप, जिसमें 77 तरह की स्कॉलरशिप्स के बारे में हमने ज़िक्र किया है। काफ़ी कारामद किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब आता हूँ मुकाबला जाती इम्तिहानात में हालात हाज़िरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में करंट अफेयर्स के बारे में बातें करें, और मैं कल की बातों से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कल हमने देखा था करंट अफेयर्स जो है वो ख़बरों से 2 कदम 1 कदम आगे की चीज़ होती हैं, और उनके बारे में किस तरह समझा जाता है। हमने मुख्तलिफ मामलात के ज़रिए उसको समझने की कोशिश की थी। हमने सिविल सर्विसेज के सवालिया पर्चे की मदद से समझने की कोशिश की थी कि मज़ामीन को किस तरह करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर सवाल तैयार किया जाता है, और किस तरह करंट अफेयर्स जो है तमाम मामलात में कैंडिडेट्स के लिए मुआविन होता है, मददगार होता है, सपोर्टर होता है। अब करंट अफेयर्स की स्टडी का क्या फ़ायदा है? हमने कल बताया था कि आपकी स्टडी का अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आप अपीयर हो रहे हैं, तो आपकी स्टडी का 30% आपकी प्लानिंग में 30% आपको वक़्त देना है करंट अफेयर्स के लिए। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर ज़ोर देकर हम बात करते हैं, मगर अभी आप आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि वाक़ई कभी-कभी ऐसा लगता है कि 30% वेटेज की जब हम बात करते हैं, हमें उससे ज़्यादा इसको वेटेज देना चाहिए। इसमें पहली बात तो ये हमने यहाँ पर ज़िक्र किया है कि तमाम जितने सब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी में करंट अफेयर्स से बहुत मदद मिलती है। सबसे पहली मदद जो मिलती है, वो होती है लैंग्वेजेस के मामले में। लैंग्वेजेस में हमको जो हमारा ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ होता है, जो हमारा जितने ज़बान से मुतालिक जितने अल्फ़ाज़ को जानना चाहिए, हमने करंट अफेयर्स की तैयारी की, तो ये जो ज़ख़ीरा होता है, ये वर्ड जितने होते हैं हमारे, इनमें बढ़ते हैं ये, और हमको उनको अदा करने का जो तरीका होता है, उनका प्रोनंसिएशन वग़ैरह, इसका भी हमको जजमेंट मिलता रहता है। हमारी ज़बान जो है साफ़-सुथरी होती जाती है, और हमारी ज़बान जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिच होती जाती है। तो ये करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ है, साइंस है, इकोनॉमिक्स वग़ैरह, और जितने भी मज़ामीन हैं, उनमें जो कुछ भी हम पढ़ते रहते हैं, उनके नोट्स हम पढ़ते रहते हैं, तो उनमें करंट अफेयर्स की स्टडी के ज़रिए तक़वियत मिलती है, उनमें थोड़ा हमको जो है और कमांड मिलता जाता है। हमने कल देखा था कि ये तमाम सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उनका कंटेंट होता है, तो उसके ऊपर से जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं, तो वो कंटेंट को करंट अफेयर्स के ज़रिए के साथ अटैच करके फिर क्वेश्चन बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम अभी आगे मिसालों के ज़रिए देखेंगे कि किस तरह ये अटैच होता है। बहरहाल
करंट अफेयर्स के स्टडी से हमको लैंग्वेजेस और तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी में बहुत भरपूर मदद मिलती है। अगला पॉइंट हम देखेंगे एडवांस स्टडी। हमने तो पहले देखा है कि उसमें मदद मिलती है, मगर ये किस तरह मदद होती है, ये एडवांस स्टडी होती है। कल मैंने जैसे एक बात बताई थी ओजोन लेयर के बारे में, तो करंट अफेयर्स का आपको जो न्यूज़ चैनल्स देखना है, आपको जो अखबार पढ़ना है, इन तमाम की वजह से आपको जो आज के मौजूदा कंडीशन है, वो उसका अंदाज़ा होता रहता है, जो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाता है। करंट अफेयर्स से सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है, उसमें से एक है कि ज़िंदगी का इल्म होता है स्टूडेंट्स को। जब आप करंट अफेयर्स के साथ अटैच होते हैं, तो आप देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हमने जो किताबों में दुनिया को जो देखा था, वो दुनिया अमली तौर पर हमारे सामने आती है। तो करंट अफेयर्स का मुताला करने से स्टूडेंट्स जो है रियल लाइफ के सामने खड़े होते हैं। उनको आगे चलकर किसी भी डिपार्टमेंट में जब उनका अपॉइंटमेंट होना है, वो ब्यूरोक्रेसी में आएँगे जब, तो उनको रियल लाइफ उनके सामने हमेशा आकर खड़ी होगी, और जब वो खड़ी होगी तो उसका जजमेंट उनको ये करंट अफेयर्स से ही मिलता है। करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स को किताब से निकाल कर रियल लाइफ के सामने खड़ा करने का एक बहुत बड़ा काम करता है। चौथा पॉइंट वही जो मैंने पीछे कहा है कि ज़िंदगी को समझा जाता है करंट अफेयर्स के ज़रिए। हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो उसका एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं, और जिससे हमारे अंदर की जो एक सलाहियत होती है, जो हम तनकीद और तबसरा करने की हमारे अंदर एक कॉम्पिटेंसी होती है क्रिटिसिज्म की, और चीज़ों को समझने की, रिसर्च की, उन सब का डेवलप होता है करंट अफेयर्स के ज़रिए। क्योंकि करंट अफेयर्स में किसी भी वाक़ये का जो मंज़र होता है, जो करंट अफेयर्स में ख़बरों में जो चीज़ हमारे सामने आती है, तो वो जो चीज़ हमारे सामने आती है, जो बात हमारे सामने आती है, तो उसका कुछ न कुछ बैकग्राउंड भी होता है। मगर करंट अफेयर्स से हमको सिर्फ़ जो मंज़र है, जो उसका बैकग्राउंड है, तो सिर्फ़ वही नहीं समझ में आता, बल्कि धीरे-धीरे वो बैकग्राउंड के पीछे की भी जो बातें हैं, वो भी समझ में आने लगती हैं। तो ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तौर पे करंट अफेयर्स के ज़रिए समझा जाता है। अब उसकी स्टडी कैसे करें? करंट अफेयर्स की स्टडी कैसे करें? मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पीडीएफ फाइल लेते हैं, किताबें लेते हैं, और या तो अखबारात के ज़रिए नोट्स तैयार करते रहते हैं, और उसी को रटते रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं कि ये बात अब हुई, ये बात तब हुई, ये बात ऐसे हुई, वो बात ऐसे हुई। वो वाक़यात को याद करते रहते हैं, ये और अपने जनरल नॉलेज में इज़ाफ़ा करते रहते हैं, जनरल नॉलेज बढ़ाते रहते हैं। जबकि करंट अफ़ेयर्स और जनरल नॉलेज बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हमको करंट अफ़ेयर्स की स्टडी करना है, तो हमको किस तरह करना चाहिए। सिर्फ़ किताबों से नहीं, बल्कि किताबों से निकल कर, मैंने कहा कि ज़िंदगी के सामने खड़ा होना पड़ता है करंट अफ़ेयर्स में। उसका जो एक सिस्टम है, वो मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि करंट अफ़ेयर्स का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस क्या क्या रिलेशन है। हम यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, वो तमाम ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस में ये जो टॉपिक आता है करंट अफ़ेयर्स का, उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं, और बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, जिससे आगे मदद मिलेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पुराने पर्चों को निकालिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकालिए, और उसमें समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक्स को किस तरह करंट अफ़ेयर्स के ज़रिए अटैच किया जाता है और पूछा जाता है। कल जो हमने देखा था, तो हो सकता है कि कल आपने देखा था, अगर आपने कल देखा होगा हमारा ये वेबिनार, तो आपने देखा होगा कि किस तरह सवाल को कई सवाल के बाद कोई सवाल आता है, और वहाँ पर मैंने बताया है था कल कि इस तरह इसको करंट अफ़ेयर्स के साथ इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को अटैच किया गया है। तो आपको समझना है कि सवाल के पर्चे में, इससे पहले के जो पुराने पर्चे हैं, उसमें टॉपिक्स को किस तरह करंट अफेयर्स के साथ अटैच किया जाता है। पहले आपको ये जजमेंट लेना होगा, उसकी स्टडी करके उसकी नोट्स तैयार करनी होगी, तो आप सही ढंग से आगे की तैयारी कर पाएँगे।
और एक बात ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं दिया होता, बल्कि वहाँ पर कभी किसी भी क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है करंट अफेयर्स, और उसके बारे में बाद आपको उसकी स्टडी करना होती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि दुरुस्त जरिए का इंतखाब। जब आपने समझ लिया कि करंट अफेयर्स से किस तरह सवाल आते हैं, तो अब आपको स्टडी को शुरू करना पड़ेगी, और पहले आपको एक राइट मीडियम का सिलेक्शन करना होगा कि आपको किस तरह करंट अफेयर्स का की स्टडी करना है, और वो जो है वो आपके लिए मुफीद रहे और आपके लिए बिल्कुल राइट चॉइस रहे। अखबारात बहुत सारे हैं, वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, चैनल्स बहुत सारे हैं, सैकड़ों में है, हजारों में है। आप उसमें से आप ज़ाहिर बात है अगर आप 50 चैनल सेलेक्ट करते हैं तो 50 चैनल देखना आपके लिए मुमकिन नहीं है। आप 50 अखबार अगर आपके सामने आते हैं तो हर अखबार पढ़ना आपके लिए मुमकिन नहीं है। तो आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं उसके लिए कौन सा पेपर, कौन सा चैनल सही होगा। जैसे हमने सिविल सर्विसेज के ताल्लुक से बात की, तो हर कोई कहता है, हम भी कहते हैं कि सबसे बेहतरीन न्यूज़पेपर अगर कोई है तो वो द हिंदू है। तो द हिंदू को आप सेलेक्ट कीजिए, आप और भी अखबारात से सेलेक्ट कीजिए और भी मैगजीन से सेलेक्ट कीजिए, मगर उसको दूसरे बोल रहे हैं तो हमने सेलेक्ट किया इस बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसको खुद समझिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए और जजमेंट दीजिए कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। न्यूज़ चैनल आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर खबरें होती हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट होती है। ये डिबेट बहुत फ़ायदेमंद होती है, मगर आपको खुद जजमेंट लेना पड़ेगा कि कौन से चैनल की कौन सी डिबेट आपके लिए यूज़फुल है और कौन से चैनल की कौन सी डिबेट आपके लिए यूज़लेस है। ये सिलेक्शन आपको करना रहेगा। तो राइट मीडियम जो है वो आपको करंट अफेयर्स को हासिल करने का राइट मीडियम जो है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको इसके ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात मिलेगी भी, आप जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आप अपेयर होना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। तो तीसरी बात आपके सामने है कि आपको स्टडी कैसे करना है। अभी मैं यहाँ पर आपको अखबार के ताल्लुक से एक मिसाल देता हूँ कि मान लीजिए कि एक अखबार आपने लिया है। आज मैं अगर उर्दू अखबार इनकलाब की बात करूँ, या उर्दू टाइम्स की बात करूँ, या हिंदू पेपर की बात करूँ, या किसी भी पेपर की बात करूँ, तो कोई भी पेपर 12, 15, 20, 25, 30 पेजेस का होता है डेली। तो क्या आपको हर पेपर ए से लेकर जेड तक, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है? नहीं, आपको उसकी समझने की आदत बनाना पड़ेगी, और आपको 4 चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। मैं हमेशा स्टडी के लिए ये 4 पॉइंट्स हमेशा लोगों के सामने रखता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपको एक 50 पेज का न्यूज़पेपर आपके हाथ में आया है, तो सबसे पहले आपको ये जजमेंट लेना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पूरा 50 पेज आप नहीं पढ़ सकते, नहीं ध्यान रख सकते, तो पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आप शुरू करें और देखें कि कौन सी चीज़ बिल्कुल गैर अहम है, उसको छोड़ दें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी आपके सामने, तो वो सिर्फ आपको सरसरी तौर पर देखना है। बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएँगी तो आपको जजमेंट लेना है कि इस चीज़ को पढ़ना है या इससे आगे बढ़ जाना है। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी आएँगी जिनके बारे में आपको खुद जजमेंट लेना पड़ेगा कि इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको नोट करना है। जैसे एडिटोरियल्स, हर एडिटोरियल को आपको पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, उसमें से नोट्स बनाना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ को नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को सरसरी तौर पे पढ़ना है, किस चीज़ को ज़रूर पढ़ना है, और किस चीज़ को पूरे तौर पर ध्यान से पढ़ना है और उसके ऊपर नोट्स लेना है। वरना अगर आपने ये उसूल नहीं इख्तियार किया जो मैं बता रहा हूँ, मेरा अपना मार्क किया हुआ ये तरीका है, अगर आपने इसका ध्यान नहीं लिया तो आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते जाओ वाली बात होगी, और फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। इसी तरह आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे
और जब आप न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे, तो आपके सामने खुद ब खुद आपको पुराने पर्चे और जो आपके सामने आज न्यूज़ चैनल वगैरह के ज़रिए, वेबसाइट वगैरह के ज़रिए जो बातें आ रही हैं, तो आपके सामने खुद ब खुद टॉपिक्स क्लियर होते जाएँगे कि आपको ये टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, ये टॉपिक की स्टडी करना है, या ये टॉपिक के बारे में आपको कैसे बरतना है उसको, ये तमाम चीज़ें आपके सामने आती जाएगी। बहरहाल एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम असर मौज़ूआत मतलब करंट टॉपिक्स को आपको किसी तौर पर भी नहीं छोड़ना है। जैसे अभी यहाँ पर मैंने एक मिसाल दी, मशरिक़ वुस्ता का सियासी बहरान आज का जो चल रहा है, आपको इसकी डीप स्टडी करना ही करना है, क्योंकि इसके ऊपर कहीं न कहीं से कुछ न कुछ क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसी तरह शेरों का तहफ़्फ़ुज़, चिड़ियों का तहफ़्फ़ुज़, मुख्तलिफ़ जानवरों का तहफ़्फ़ुज़, जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह, ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनमें इनको आपको अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है। ख़वातीन के बारे में कहीं न कहीं कोई न कोई क्वेश्चन आता ही है, तो उस टॉपिक को भी आपको बहरहाल पकड़ के चलना है, ताकि आपकी मालूमात बढ़ती रहे और आप अपडेट रहें। नोट्स बनाना, जब आप देखेंगे कि ये एडिटोरियल अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, इसको नोट करना चाहिए, तो आपको ये नोट्स बनाते रहना चाहिए। अब नोट्स बनाने का तरीका, मैं एक बता देता हूँ तरीका। हर एक का अपना तरीका होता है, हर एक बातों को ज़हन नशीन करने का अपना एक ढंग रखता है। हम एक तरीका ये बता रहे हैं कि आप अपनी एक नोटबुक बनाएँ। मान लीजिए कि आपने आज से पढ़ना शुरू किया है करंट अफेयर्स के बारे में, आपने आज से नोट्स बनाना शुरू किया, तो एक टॉपिक लें आज, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत के ऊपर से अगर आज कोई चीज़ आती है, तो उसको नोट करें, फिर आगे बढ़े, अगले पेज पे कोई दूसरा टॉपिक, उसके पेज पे कोई दूसरा टॉपिक, ऐसे टॉपिक वाइज़ हर पेज अलग करें। अब कल अगर पेट्रोल के बारे में कोई बात आती है और उसके बारे में कुछ नोट करने वाली बातें हैं, तो वो पेट्रोल के बारे में ही का जो पेज है उसमें ही डेट लगाकर आज की वो नोट कीजिए। कोई और टॉपिक है तो उसको आपने आगे नोट किया है, तो उसमें उसके बारे में कोई बात है तो उसको वहाँ पर डेट लगाकर नोट कीजिए। तो इस तरह आपके पास एक ही टॉपिक पर डेट वाइज़ जो है एक के बाद एक मालूमात बढ़ती जाएगी और आप जो है ज़्यादा बेहतर तौर पर उस टॉपिक को समझने के काबिल बनेंगे। तो नोट्स बनाना अहम है, मगर उससे में नोट्स बनाने में अहम ज़्यादा ये है कि आपके नोट्स जो है सिस्टमैटिक हो। अपने हाथ से लिखिए, अपने पास महफूज़ रखिए, तरतीब से रखिए, अपनी डायरी महफूज़ रखिए और उसको वक़्तन-फ़वक़्तन उसकी वरक़ गर्दानी करते रहें, उसको उलट-पलट कर देखते रहें, ताकि आपके ज़हन में बातें ताज़ा होती रहें। छठा पॉइंट आपके सामने है, करंट अफेयर्स के ताल्लुक से हुकूमत की जो खबरें हैं, ये इंतहाई अहम हैं। अब इंतहाई अहम है तो उसमें हमको क्या-क्या जो अहम तरीन मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो अहम तरीन तंज़ीमें हैं, जैसे यूपीएससी की ही अलग-अलग खबरें हैं, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कुछ बातें हैं, या आपके सामने क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन है, आपके सामने कैग है और सुप्रीम कोर्ट है, आरबीआई है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स वगैरह की जो खबरें हैं उसके मुताबिक अपडेट रहिए आप हमेशा। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा है और मुख्तलिफ़ तंज़ीमें हैं, तो इनके ताल्लुक से भी आप अपडेट रहा कीजिए, ताकि उनकी बातें जो हैं वो कहीं न कहीं पूछी जाती हैं और आपको ज़हन में रहे। हमेशा मुख्तलिफ़ एक्ट्स के बारे में और मुख्तलिफ़ बातों के बारे में भी जो हुकूमत के मामलात हैं उनके बारे में सवाल रहता है, तो उसके लिए लाज़मी है कि आप राज्यसभा, लोकसभा के जो टीवी चैनल है जो है उसको भी देखते रहें। तो आपके सामने अलग-अलग वक़्त में अलग-अलग एक्ट, अलग-अलग कानून और अलग-अलग हुकूमती मालूमात जो है आती रहेगी, और एक मर्तबा एक चीज़ आपके कान में पड़ी, तो हमको भी यकीन है कि फिर आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाएँगे और उसकी पूरी मालूमात इकट्ठा करके ही दम लेंगे। तो मगर ये मालूमात का जो पहला सिरा जो है, एक उलझी हुई डोर का पहला सिरा हाथ में आना ज़रूरी है, जो आप खुद हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। अखबारात के तयन के ताल्लुक से भी हमने बात की है, तो ऐसा ही अखबार चुनें जो तमाम तर टॉपिक्स का अहाता करता हो और
उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको अलग-अलग चीज़ें पकड़ना पड़ेगी। जैसे द हिंदू की मैंने बात की, उसमें तमाम टॉपिक्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स है और बहुत सारी बातों में उसमें अलग-अलग टॉपिक्स पे डिटेल में बातें आती हैं। तो ये सिलेक्शन आपको करना है कि कौन-सा अखबार आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और आपको तो इल्म ही है कि आजकल मीडिया पर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। पता नहीं कितने अखबारात व्हाट्सएप पर और दूसरी जगहों पर हमको मिलते रहते हैं। तो अखबार आप सेलेक्ट कीजिए और आप उसकी स्टडी कीजिए। अखबारात की स्टडी करने में एक बात और भी अहम है। जैसे हम अभी द हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हिंदू के पेपर के एडिटोरियल और दूसरी खबरों के बारे में बाकायदा आप जब यूट्यूब पर जाएँगे, वहाँ पर आप आज की तारीख लिखें, आज की तारीख लिखकर पेपर का नाम लिखें और पूछें कि ये इसके बारे में एनालिसिस है या नहीं है, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी और आज का हिंदू अखबार जो है, उसका एनालिसिस आपको वीडियोज़ की सूरत में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल जाएगा। मैं तो वो ही रेफ़र करता हूँ वो एनालिसिस, क्योंकि उसमें बहुत सुकून से और बहुत तफ़सील से एक-एक बात को बयान किया जाता है। तो अखबार तो पढ़ना लाज़मी है, मगर अखबार पढ़ने के साथ उसका एनालिसिस जो है, वो भी अहम है, उसको भी किसी तौर पर ना छोड़ें। अब 8वां पॉइंट आता है नक्शे। खबरें आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के, मुख्तलिफ़ रियासतों के नाम उसमें लिए जाते रहते हैं, वो रहता है। अब उनका लोकेशन भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपके सामने नेपाल का एक ज़िक्र आया, तो आपको नेपाल का नाम लेते ही आपके सामने नेपाल का नक्शा, पूरा दुनिया के नक्शे में नेपाल का मकाम और तमाम बातें आ जाना चाहिए। तो ये जिससे आपको नेपाल का वो जो भी मामला है या उसका कोई इंटरनेशनल मामला है, उसके पड़ोसी मुल्क वगैरह की तमाम तर चीज़ें आपके सामने आती रहें। और जो भी मुल्क है आपके हमारे पड़ोस में, वो और दुनिया के अहम तरीन ममालिक का जोग्राफ़िया भी हमको स्टडी होना चाहिए उसकी, और हमको नक्शे में वो तमाम चीज़ें समझते हुए आना चाहिए। वाक़या की तरतीब भी बहुत अहम चीज़ है, मगर उसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि तारीख़ों में ना उलझें। हर अ, हर चीज़ की हर तारीख़ को बिल्कुल एक्यूरेट याद करना अगर आपके लिए मुमकिन है, तो बिल्कुल एक्यूरेट याद कीजिए, और नहीं तो उसमें उलझना नहीं है। ज़रूरी है कि वाक़यात को एक तरतीब से में याद रखें। जब आप वाक़यात को एक तरतीब में याद रखेंगे, तो ये तारीख़ी तरतीब आपको उनकी तारीख़ भी याद दिलाती रहेगी कि कौन-सी तारीख़ को या कितने दिन के बाद इस एक वाक़ये के बाद उसी से मुताल्लिक़ दूसरा वाक़या कितने दिन के बाद हुआ। तो ये चीज़ें, वाक़यात की तरतीब ज़रूरी है, मगर उसमें तारीख़ों में ना उलझें। वेबसाइट, बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स जिसमें हर तरीके की मालूमात मौजूद हैं। आप जो है काबिल-ए-एतमाद वेबसाइट के बारे में सर्च कीजिए और उसी का मुताला कीजिए, और जो मैगज़ीन है, जो काबिल-ए-एतमाद है, सिर्फ़ उसी का मुताला कीजिए, ताकि आपको भरपूर तरीके से हर चीज़ मिलती रहे। अभी मैं मेरे ग्रुप में आज मैंने यहाँ कहा था देने के लिए, मगर जो हमारा ग्रुप है, उसमें मैं आज वो चीज़ें डालने वाला हूँ इंशाअल्लाह। आखिरी चीज़ आती है क्विज़। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं, उसके ताल्लुक से फ्री क्विज़ बहुत सारी वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। आखिरी मंज़िल में इसलिए कह रहा हूँ कि आप भरपूर स्टडी करते रहें, फिर इस क्विज़ को सॉल्व करें। क्विज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ये फ्री भी है। सही वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर क्विज़ जो है उसको सॉल्व करते रहिए। इससे आपको पूरे माहौल का, वही इम्तिहानी माहौल जो होता है, उसके ताल्लुक से आपको जजमेंट होते रहेगा और आपको अंदाज़ा होते रहेगा कि किस तरह सवाल आते हैं, किस तरह सवालों को समझा जाता है, किस तरह जवाबों का जायज़ा लिया जाता है और किस तरह सही जवाब को सेलेक्ट किया जाता है। ये थी मुख्तसर सी बातें, तफ़सीली बातें क्विज़ के ताल्लुक से। आपको जब करंट अफ़ेयर्स की स्टडी शुरू करना है, तो आपको वहाँ से शुरू करने के बाद
क्विज तक आना है। क्विज तक आने के बाद ही आप वो क्विज को सॉल्व करते रहने के बाद ही आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपने सही ढंग से स्टडी की। क्विज भी कुछ आसान नहीं होती, मगर वो हमको ये इत्मीनान दिलाती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर वैसे ही ज़रूरी है कि आपको उसको बरतने का सही तरीका है। जब आप उसको सही ढंग से बरतने लगेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा स्टडी करने के काबिल हो गए हैं। मैंने ये अपनी बातें पेश की यहाँ पर। अब मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर से कुछ सवाल अगर होगा तो सवाल करें, ताकि हम देखें कि हम कहाँ तक पहुँचे और हमने क्या जाना क्या नहीं। इनसाइट ऑन इंडिया, विजन आईएएस, लॉस आईएएस इसको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सिलेक्शन करना है। मैं भी 3 वेबसाइट्स का आपको ग्रुप में वहाँ पर अभी पोस्ट करने वाला हूँ। मैं एक मरतबा बता दूं कि हमने एक गूगल फॉर्म जो है वो डेवलप किया था। आप 550 से ऊपर स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने उसमें अपना एंट्री की थी और हमने उनके ग्रुप बनाए थे, और उस ग्रुप में हमारी बातें चलती रहती हैं, होती रहती हैं और सवाल जवाब होते हैं। अभी हमारा आज का वेबिनार होने के बाद, हम 30 वेबिनार पूरा करने के बाद हम उसको कुछ और हम उसको और भी आगे डेवलप करेंगे। उर्दू पे एडिटोरियल, हाँ नहीं, उर्दू पेपर के एडिटोरियल्स भी तो होते हैं। कोई सवाल? हेलो आप सर। 12th में है तो आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। हाई स्कूल लेवल पर ही शुरू करना चाहिए ये स्टडीज। हाँ, कोई सवाल पूछ रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ नदीम अहमद। जी सर, ये आपने जो पॉइंट नंबर 3 बताया था, हालात हाजरा की स्टडी कैसे करें, उसमें हाँ पॉइंट नंबर 4 था, किस बात को ध्यान से पढ़े और नोट करें। हाँ, तो उसमें सर नोट्स कैसे करेंगे? वो एडिटोरियल्स को कॉपी करेंगे या फिर कुछ अलग तरीके से? पॉइंट्स पॉइंट्स नोट करना है आपको। बुलेट पॉइंट में सर? आपको पॉइंट्स नोट करना है। एडिटोरियल तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, आप पूरा एडिटोरियल तो नोट नहीं कर सकते, तो आप पॉइंट्स जी। नोट करें कि वो एडिटोरियल में से आपने क्या लिया। अच्छा, एक बात मैं और भी बता दूं, जो कल भी रह गई थी बताना। जैसे मैंने कहा वेबसाइट्स पर बहुत सारे एडिटोरियल्स का, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस होता है। आप सबको तो डाउनलोड करके नहीं रख सकते, तो आप ये कीजिए कि वो जो भी वीडियो देखेंगे आधा घंटा पौना घंटे का, तो उसके पॉइंट्स नोट कर लें। और पॉइंट्स में सिर्फ हेडिंग्स कि आपने ये इस दिन के एडिटोरियल में, मान लीजिए कि आज की तारीख में आपने आज की तारीख लिखिए और अपने कोई फाइल बनाइए। मैं फाइल कैसे बनाना है वो भी बताता हूँ। तो वहाँ पर आप नोट कीजिए कि भाई इस टॉपिक के ऊपर आज हुआ, और उसकी लिंक जो है, वो वीडियो की जो लिंक है, वो लिंक वहाँ से कॉपी करके अपने पास आपके मोबाइल से हैंडसेट पर नोट होती है। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सैमसंग वगैरह खुद सब देते हैं, जिसमें आप नोट्स जो है इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो नोट्स वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लें। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास, जैसे आज के पेपर में मान लीजिए कि 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया गया है, तो वो 3 पॉइंट्स सिर्फ उनका टॉपिक लिख लें और आपके नोटबुक में लिखें। ये जो एक टॉपिक है, वहाँ पर वो टॉपिक करके आज की डेट लिख लें और उनकी लिंक एक जगह कहीं भी इकट्ठा रखें, ताकि बाद में भी आपको कभी उस टॉपिक के ऊपर बात करना हो तो आप देखें कि इससे पहले कब वो टॉपिक आया था। उसकी लिंक पर जाकर आप दोबारा यूट्यूब पर वो वीडियो देखकर उसको समझ सकते हैं। तो ये एक मुफीद तरीका है, आपको अपनी मेमोरी ज़्यादा खर्च किए बगैर, फ़ोन स्टोरेज को ज़्यादा तकलीफ दिए बगैर आप जो है स्टोरेज कर सकते हैं। जी, और कोई?
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فیضان. سر ورلڈ ہسٹری کو کیسا ڈیل کرنا چاہیے سر؟ ورلڈ ہسٹری کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ معلوم تاریخ سے شروع کریں، اور اس کو ابھی تک کا دیکھیں. آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں. میں آپ کو ایک 1.25 منٹ کی ویڈیو بھیجوں گا جس میں جی سر. معلوم تاریخ سے ابھی تک کے وقت کی پوری ورلڈ ہسٹری آپ کو ایک نظر میں ملے گی، اور اس طرح ملے گی کہ ایک وقت میں پوری دنیا میں کہاں کہاں کون سی سلطنتیں قائم تھی. تو آپ کو ججمنٹ ہوگا کہ جب یہاں موہن جودارو ہڑپا کا دور چل رہا تھا آج سے 5,000 سال پہلے، تو اس وقت دنیا میں اور کہاں کہاں سویلائزیشنس تھا، کہاں کون سی سلطنت بنی، کہاں کون سی سلطنت بگڑی، کیا کیا ہوا، اس میں وہ پورا ججمنٹ ہوتا رہے گا. تو آپ وہ دیکھیے اور کتابیں ریفر کر کے اپنے پاس نوٹس بنائیے. جی سر. ہاں، کون سی بات میں ریپیٹ کروں؟ آپ بول سکتے ہیں، اپنے مائکس کا یوز کر سکتے ہیں. فاطمہ صدیقی. اینی کوشچن مور؟ اب آپ کو میں کچھ ڈرانی والی بات بولتا ہوں اور اس کا سولوشن بھی بتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی Sir, please do repeat that notes making of news editorial page. You said na that so there is an app of Samsung. We have to note there something. There's some network issue that was there, so that's why I'm unable to hear it. اوکے. دیکھیے، آپ نے ایک ایڈیٹوریل پڑھا. ایڈیٹوریل کا کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس میں الگ الگ ٹاپک پر بات نہیں کی جاتی، بلکہ کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے اور کوئی ایک ایشو ہوتا ہے، اس کے الگ الگ اسپیکٹس کے اوپر اس میں بات کی جاتی ہے. تو جو ایڈیٹوریل ہے، مان لیجئے کہ اکنامک کرائسس کی بات ہو رہی ہے اس میں، یا سپریم کورٹ ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ڈائری میں مان لیجیے سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اپنی ڈائری میں وہ ٹاپک لکھیے کہ کس ٹاپک کے اوپر ایڈیٹوریل ہے، اس کی ڈیٹ لکھیں، اس کا ٹاپک لکھیں، اور اس کے جو مین پوائنٹس ہے کہ ایڈیٹوریل میں کس بات پہ ڈسکس کی گئی ہے وہ وہاں پر لکھیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. اور وہ اخبار کی جو لنک ہوگی اگر، تو وہ لنک اپنے پاس محفوظ رکھ کر کہیں سیو کر لیں، تاکہ آپ کو دوبارہ جب بھی وہ دیکھنا رہے تو آپ اس لنک سے اس پیپر پہ، اس پیج پر جا سکیں. اور کچھ؟ Thank you, sir. ہاں، تو ڈرانے والی باتیں اور تقویت والی بات کہوں، اگر آپ لوگوں کے سوال مکمل ہو گئے ہوں تو ڈرانے والی بات یہ ہے کہ کرنٹ افیئرس کا ٹاپک بہت مشکل ہے اور بے انتہا واسٹ ہے. آپ اگر سوچیں گے کہ آپ اس کی کمپلیٹ اسٹڈی کر لیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ڈرانے والی بات ہے. اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کا ایک سوال ہمیشہ ایسے ہی آتا رہتا ہے کہ سر اتنا ہے، ہم کیسے پڑھیں. ظاہری بات ہے، کوئی اتنی کتابیں نہیں رکھ سکتا، کوئی اتنے نیوز پیپر سنوار کے سجا کے نہیں رکھ سکتا، کوئی اتنے ویڈیوز جو ہے وہ اسٹور نہیں کر سکتا، اور ہر روز نئی باتیں آتی ہیں. تو یہ بے انتہا وسیع ٹاپک ہے جس کو آپ کمپلیٹ اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ کرنٹ افیئرس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ریئل لائف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ریئل لائف کو پورے طور پر سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح کہ ہم تمام باتوں کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں، اپنے فون میں ان کے لنک وغیرہ اور تمام باتیں سیو کرتے رہیں. تو ہم جب بھی کسی ٹاپک کے اوپر دوبارہ بات کرنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، تو ہم کو صحیح ڈھنگ سے نوٹس کی بھی بات جو ہے وہ کام آئے گی. ہم وہاں پر اس کی لنک پر فوراً پہنچ کر اس چیز کو 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ویڈیو ہو، آپ اس کو سیو نہیں کر سکتے، اس کو اپنے ہینڈ سیٹ میں سیو نہیں کر سکتے، مگر آپ فوراً بغیر کسی تکلیف کے اس کے لنک پہ جا کے اس کو پورا دیکھ سکتے ہیں. جی، تو آسان ہے اور
آپ جب اس کی اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک ججمنٹ ہوگا کہ واقعات ایک کے بعد ایک ہوتے رہتے ہیں، اور ریکارڈس بنتے رہتے ہیں، ایوارڈ فنکشن ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ایک کے بعد ایک ہوتے رہتے ہیں، ان کا ایک سیکوینس ہوتا ہے، اور یہ سیکوینس ہوتا ہے آپ نے ٹاپک وائز اس کی نوٹس لی تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ نعیم احمد، میری آواز آ رہی ہے؟ نعیم احمد، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ندیم احمد، جی سر۔ ہاں آپ نے مجھ سے کل، ہاں فہیم مومن صاحب السلام علیکم سر، آپ سے ایک بات کہنی ہے، پلیز آن یور مائک۔ ہاں سر بولیے۔ کل آپ کے ریفرنس سے ندیم نے بات کی تھی مجھ سے، ہاں جی 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 شاید اس نے آپ سے بھی ذکر کیا ہوگا، تو جی میں جی چاہوں گا کہ وہ یہاں پر اگر اپنی بات شیئر کرنا چاہیں تو ویڈیو بھی آن کریں، ہمارے ساتھ وہ بات شیئر کریں پلیز۔ ندیم، ندیم اگر تم ہو تو اپنا ویڈیو آن کر کے اپنی بات رکھو، کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ۔ کل آپ نے مجھ سے جو باتیں شیئر کی تھی وہ یہاں پر پلیز سب کے سامنے کریں۔ ندیم احمد، جی سر۔ ہاں بولو، تمہارا ویڈیو آن کرو، کہاں ہو؟ نظر نہیں آ رہے ہو۔ جی ہاں سر۔ ندیم احمد، آپ نے کچھ فہیم مومن صاحب سے کہا تھا، مجھ سے کہا تھا، ذرا یہاں شیئر کریں گے وہ باتیں؟ جی سر۔ ہاں اصل میں بولو سر بولو۔ گزشتہ 2 دنوں سے میں تیاری کر رہا تھا یو پی ایس سی کی، ہاں لیکن اب تک کا سیلف اسٹڈی کر رہا تھا، جو بھی آن لائن ریسورسز اویلیبل رہتے تھے انہی کی مدد سے کرتا تھا۔ لیکن ایک ہفتہ پہلے آپ کا جو لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا اس میں آپ نے جو پوائنٹس بتایا تھا، محنت کرنا ہے، بہت محنت کرنا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا ہے، تو یہ تینوں پوائنٹس کو جب میں نے دیکھا نا سر، تو اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ کون سے پوائنٹس، کون سے ٹاپک پر محنت کرنا ہے۔ جیسے کرنٹ افیئر ہو گیا، اس پہ مجھے بہت زیادہ محنت کرنا ہے، میں اس پہ محنت نہیں کرتا تھا کرنٹ افیئر پہ سر، میں اسے آن لائن دیکھ لیتا تھا، اکیڈمی کے لیکچرز دیکھ لیتا تھا، اس کو ایسے چھوڑ دیتا تھا، اس کی نوٹس بھی نہیں بناتا تھا۔ ایک یہ پوائنٹ ہو گیا تھا سر، اس کے اوپر میں نے اب دھیان دیا، جو امپرومنٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو پریویس ایئر کویشچنز پیپر آپ نے بتایا تھا سر، تو اس کے میں نے سب سے پہلے تو پیپرز لکھے پریویس ایئر کویشچنز پیپر کے، اس کو ایک تجزیہ دیکھا سر، تو اس کے بعد ایک سمجھ میں آیا پورا ان کا سلیبس جو گھماتے ہیں پورا کرنٹ پر ہے، حالات حاضرہ پر، اس میں میکسیمم کتنے ٹاپکس تھے وومن امپاورمنٹ پہ سر، تو اس میں کئی سارے ٹاپکس ملے، اگر ان کو یوٹیوب پہ سرچ کرا اور گوگل پہ سرچ کرا تو اس میں بہت ساری مدد ہوئی سر۔ یعنی کل ملا کے بات یہی ہے سر کہ بہت ہیلپ فل ہوا یہ ویڈیو آپ نے جو کرا تھا سیمینار سر، تھینک یو۔ اس سے ایک لنک سوالات کے نظریات پتہ چل گیا، کس طرح کے سوالات پوچھیں گے وہ، ایک آئیڈیا ججمنٹ مل گیا سر۔ چلو بہت بہت شکریہ۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کا یہ جو تجربہ جو آپ نے کل بتایا تھا، اور میں نے آپ کو معذرت کہ میں نے آپ کو تیاری کا موقع نہیں دیا، میں چاہتا تھا کہ ایک دم اچانک آپ سے پوچھوں تاکہ وہ جو باتیں ہیں وہ ریئلی آپ کے سب کے سامنے آ جائے۔ فہیم مومن صاحب، آپ کے ذریعے اس بچے نے بہت کچھ سیکھ لیا، سمجھ لیا، آپ کا بھی شکریہ۔ الحمدللہ۔ جی سر، یہ علم کا سفر اب بانٹنے کا میں سفر۔ اگر وقت دیں تو 2 منٹ میں کچھ باتیں میں بہت سارے شرکا ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اگر موقع ہو تو۔ بالکل سر، آئیے آئیے، ویلکم۔ جی السلام علیکم تمامی حضرات۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اشفاق عمر سر کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ مسلسل جو ہے وہ اس ضمن میں پروگرام روزانہ کر رہے ہیں، اور جب بھی مجھ کو موقع ملتا ہے تو میں اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ ہم لوگ بھی یہاں پر بھیونڈی کے اندر کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب پہلے کے مقابلے میں بڑی تعداد میں ہمارے طلبہ سول سروسز کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ یہ جو ابھی ندیم آپ سے مخاطب تھا، یہ بچہ بھی جو ہے وہ 12 سائنس کامیاب کرنے کے بعد ابھی اس نے خاص طور پر سول سروسز کو ہی ٹارگیٹ کیا ہے، اور الحمدللہ بہت تیاری کر ہی رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کو رہنمائی ملتی جا رہی ہے وہ اس ضمن میں اور بھی مزید کوشش کرتا جا رہا ہے بہتر سے بہتر بنے۔ ایسے بہت سارے طلبہ جو ہمارے سماج میں ہیں، بہت سارے طلبہ جو ہمارے درمیان ہیں، وہ ان کو اگر پراپر گائیڈنس ملے تو یقیناً جو ہے وہ یہ طلبہ جو ہے ان امتحانات کو آسانی سے کریک کر لیں گے۔ تو ایک پلیٹ فارم تو یہ ہمارے پاس بہت اچھا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن کے درمیان ویبینار سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کے علاوہ بھی الگ الگ شہروں کے اندر اگر اس طریقے کی چیزیں مسلسل ہوتی رہیں گی تو ان کا خاطر خواہ فائدہ ہمارے طلبہ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
اور بہت سارے طلبہ سر ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی کہ آپ نے یہ ویبینار سیریز جو خاص طور پر IAS کے لیے شروع کی ہے، سول سروسز کے لیے، اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. اس کے جو ریکارڈ بھی ہیں اور آہستہ آہستہ یوٹیوب پر بھی جو ویڈیوز آ رہے ہیں ان کا بہت فائدہ پہنچے گا. کچھ چیزیں جو یہاں پر طلبہ موجود ہیں کرنٹ افیئرس کے تعلق سے سر نے بھی بہت امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں. میں ایک خاص بات جو محسوس کرتا ہوں اس کو یہ ہے کہ آپ اخبار کو عادت بنا لیجئے. جو پیرنٹس یا اساتذہ یا دیگر طلبہ ہیں، اگر انہوں نے اخبار پڑھنے کو عادت، آپ یہ سوچ کر کے اخبار مت پڑھیے کہ میں اس سے جو ہے سول سروسز کی تیاری کروں گا. آپ یہ سوچیے کہ اخبار مجھ کو معلومات کا ذریعہ بنے گا. آپ آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں ان سے تجزیہ کرنے لگیں گے. تو اخبارات کے ایڈیٹوریل پیج اور خاص طور پر انگریزی اخبارات میں، جیسا کہ سر نے بھی ذکر کیا، دا ہندو، دا انڈین ایکسپریس، اور کچھ اخبارات ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 2 صفحات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈیٹوریل پیج اور ایک اس کے سامنے کا ہوتا ہے پیج جس کو اوپیڈ یا اپوزٹ ایڈیٹوریل پیج کہا جاتا ہے. وہ دونوں صفحات کے اوپر جو ہے تجزیاتی مضامین کرنٹ افیئرس کے تعلق سے دیے جاتے ہیں. تو ان مضامین کو پڑھنا، ان کو اپنے پاس رکھ لینا، ان کی نوٹس تیار کرنا، جیسا اشفاق عمر صاحب بتا رہے تھے، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اور کرنٹ افیئر سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ افیئر سے سب سے زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کے پیچھے ہمارے طلبہ کو محنت کرنی چاہیے. آخر میں پھر ایک مرتبہ تمام لوگوں کے لیے نیک خواہشات. اشفاق عمر سر کو بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ ہم تمام آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو بھی ہماری تعاون کے درکار ہوگا انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ دامے در میں سکھنے قدمے تیار. شکریہ سر. بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہم کو اپنی اسٹڈی کا 30% ٹائم اس کو دینا چاہیے، اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہم کو لگتا ہے کہ اس کو دینا چاہیے. اسما میڈم آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں پلیز؟ آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. اسما بیگم صاحب آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں؟ ہاں، ویژن کا بھی ڈیلی انالیسس آتا ہے، بہت سارے ڈیلی انالیسس آتے ہیں. ڈیلی انالیسس. ہاں آپ کچھ بول رہی ہیں، کوئی اور کچھ بولنا چاہتا ہے پلیز؟ ہاں چلے ہم اپنے مہمانوں پر آتے ہیں. میں دلاور چوگلے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سامنے اپنی باتیں پیش کریں. ویلکم سر، بہت زمانے کے بعد آپ کو دیکھا ہے، خوش آمدید، اچھا لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس پروگرام میں آ کے آپ نے مدعو کر کے بہت ہی قیمتی وقت نکال کے ہم نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا ہے. حالانکہ میں ڈیوٹی پہ ہوں، بہت ہی اچھا لگا. مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں اپنے بہو کو اور بیٹے کو بھی مدعو کرتا تھا. سوری سر، دوسرے ٹائم ان کو بھی مدعو کروں گا، ایسی امید ہے. بس بہت بہت شکریہ. شکریہ دلاور صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان موجود میں ڈاکٹر آصف صاحب سے گزارش کروں گا. ڈاکٹر آصف صاحب، ڈاکٹر آصف سید کا تعلق بھوپال سے ہے. ACERT بھوپال میں انتہائی اہم خدمات انجام دے رہے ہیں. پورا درسیات کا شعبہ سنبھال رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور ہمارے درمیان آئے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. پلیز سر، ویلکم. سر اپنے اسکرین سے ہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. تمام معزز سامعین تو تمام معزز ہمارے اساتذہ حضرات دکھ رہے ہیں. کچھ چیزیں یہاں، کچھ طلبا بھی ابھی دکھے، گفتگو بھی سنی. ایسا طبیعت باغ ہو رہی ہے. اور مبارکباد تو چھوڑیے، میں تو دعائیں دینے کو جی چاہ رہا ہے اشفاق صاحب. آپ کو مبارکباد. تو اللہ آپ کے دعائیں قبول فرمائے.
आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आपको तूल उम्र के साथ सेहत याबी के साथ रखे। ये नई नस्ल नौ की तरफ इस तरह तवज्जे आपका देना अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और अमल में भी आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी फहीम भाई ने भी कुछ बातें बताई हैं, बच्चों से मुखातिब हुए अखबार से मुताल्लिक, आपने तो बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। मसूलियत का आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है आसिफ साहब। जी हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा हुआ क्योंकि मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, SCRT में हूँ, और बीच बीच में वो उठ के कमिश्नर के पास जाना पड़ता है। वो NCERT की टेक्स्ट शुरू होने वाली है ना, और कुछ हमारे अभी तो उन पर डिसीजन होने वाला है अभी, तो उस सिलसिले में बार बार मुझे जाना आना पड़ रहा है। बहरहाल आपकी बातें बराबर सुनना हूँ, और आपने जो हिदायतें इस तलबा को दी हैं वो बहुत कारामद है, और तलबा से मिलकर भी अच्छा लगा। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ आपसे मिलकर यहाँ भी कोई सिलसिला, हम मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी सिलसिला शुरू करें, कुछ साथी जुड़े और ये काम हाँ आगे बढ़े यहाँ से, जैसा कि आप लोग वहाँ से कर रहे हैं। आपकी इत्तलाएं, आप लोगों काम की इत्तलाएं बराबर मिलती रहती है। लेकिन ये कि अब एक शेर याद आ रहा है कि ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है, वो मसला है। तो ये किस्सा ये है कि अब और भी मशागिल हैं, और भी बहुत सी हमारी कौम की ज़रूरियात हैं तालीमी एतबार से, उसमें भी जुड़ा रहता हूँ। और एक स्क्रीन है, उसके ऊपर ही हमें वेबिनार करना है, उसी के ऊपर हमें ऑफिस की मीटिंग्स करना है, उसी पे हमें इंटरटेनमेंट करना है, उसी पे भी बच्चों से बातें भी करना है। तो ये स्क्रीन के ऊपर मसूलियात भी ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए शरीक हुआ। लेकिन आपका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। इस बहाने आपको देखा, बहुत दिनों मुलाकात हुई, अपनी आरआई में मुलाकात हुई थी, इसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई थी, और साथियों से मुलाकात होकर चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, वाकई आपको बहुत दिनों के बाद देखकर अच्छा लगा। और आपने जो मोबाइल के लिए कहा था, ये वाकई जादुई चिराग हो गया है। रगड़ो तो कोई नई दुनिया आती है, उसके ऊपर हाथ फेरो तो एक नई दुनिया सामने आ जाती है। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान शाहताज खान साहिबा भी हैं, तबस्सुम नाटकर साहिबा भी हैं, और भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मैं तमामी लोगों का, रस्मा बेगम है, तमामी लोगों का एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान मैंने पहले बताया था कि हमारे आज के प्रोग्राम के सदर डॉक्टर वकारुल हक खान साहब हैं। खामगांव के इंतहाई मुतहर्रिक तालीमी समाजी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हमारी पहली मुलाकात है उनसे। मैं इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर साहब आपका, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बातें हमारे सामने पेश करें। हाँ सर, अनम्यूट कीजिए आप। स्क्रीन पर से डॉक्टर साहब, आपके स्क्रीन पर देखिए ऑप्शन आया होगा ऑन करने का, म्यूट अनम्यूट का। जी 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 जी। इस्तकबाल है डॉक्टर साहब का आपका। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत जनाब अली? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं अशफाक उमर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी, और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जिस तरह का काम हजरत कर रहे हैं, वाकई वो एक बेमिसाल काम है, और कौम मिल्लत इससे इंशाअल्लाह ज़रूर मुस्तफ़ैज़ होगी। और आज के वक्त की ख़ास तौर से ये ज़रूरत है। बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है, आवाज़ आ रही है सर आप? तो माशाल्लाह, जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तफसीलात के साथ में आपने गाइड किया। और हम चाहते हैं कि ये गाइडेंस, आजकल तकरीबन सारे तलबा जो हैं वो प्यासे हैं, भी तिश्ना है इस सिलसिले में, उनको बहुत कम गाइडलाइन मिल रहा है। तो आज जो आपने तफसीलात बताई हैं, तो वो मैं चाहता हूं कि उसको अगर कोई किताब की शक्ल में यहाँ पहुंच जाए तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। और अभी वक्त की जरूरत मुझे ऐसी महसूस होती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 2 से 4 सेंटर्स ऐसे कायम किए जाएं, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े परेशान हैं इस ताल्लुक से लेकर। देखिए, मैं पिछले साल का एक वाकया आपको बताता हूँ कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं अभी। कि एक गार्जियन मेरे पास आए, कहने लगे कि
अरे भाई मेरे बच्चा 12वीं क्लास हो गया है, मैं इसका BUMS में एडमिशन कराना चाहता हूँ, लेकिन इसका एडमिशन हो नहीं पा रहा है, जबकि उनका बच्चा 8 से 12वीं कर चुका था। तो आज हम इस जगह खड़े हैं कि हमें आगे का भी कुछ मालूमात नहीं है कि हमको किस तरह से वो करना चाहिए। ये सबसे अहम जरूरत अभी टीचर्स हजरात की है कि वो बच्चों को 5वीं क्लास से ही सही तौर पे कैरियर गाइडेंस करते रहे उनका, ताकि वो बच्चे अपने फील्ड में जो उनका सब्जेक्ट है, जिससे वो एक टीचर ही सही तौर पे समझ सकता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है या उसके आगे फील्ड क्या होगी। अल्लाह ने हर इंसान को अपनी एक खुसूसी वो दी है, तो अगर वो अपने फील्ड में जाता है उस सब्जेक्ट को लेके तो वो बहुत कामयाब होता है, वो चाहे स्पोर्ट्स ही क्यों ना। तो हम इस बात का हमारे टीचर हजरात को खास तौर से वो करते हैं कि भाई बच्चों को सही तौर पे गाइडेंस आप कीजिए, और इस तरह के सेंटर्स अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 2 या 4 बन जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी हमने देखा है कि इस साल जो सिविल सर्विसेज में अपीयर हुए बच्चे वो तकरीबन 11,45,000 के करीब है, लेकिन उसमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 10 से 12,000 है। तो हमारा अपीयरेंस भी अभी उतना नहीं हो पाया, क्योंकि हमको इसमें बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जिस तरह की आप सर्विस दे रहे हैं, जिस तरह के आप वो कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद बन गई है कि इंशाल्लाह इसमें आगे चल के हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हर आदमी अपनी जरूरत को समझे, अपने फर्ज को समझे और अपने तौर पे अपनी जगह पे काम करे। इसके बाद जो आपका एक वेबिनार होगा उसमें खासतौर से लोग अपने किए हुए काम को बताएं कि मैंने ये किया। इस तरह का एक वेबिनार होना चाहिए कि भाई हमने अब क्या किया। हमने तकारीर बहुत सुन ली, मालूमात हमारे पास तकरीबन भरपूर है, तो इस तरह का एक मामला होना चाहिए। आपने जो आज मुझे इस जगह पे, हालांकि मैं इस लायक नहीं समझता अपने आप को, लेकिन आपने जो मुझे इज्जत बख्शी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मुलाकात का मुतमन्नी हूँ। काफी अर्सा पहले मेरी जलील से बात भी हुई थी, मगर मैं उस सिमत आ ही नहीं सका आपके खामगांव वगैरह की तरफ। बहरहाल अल्लाह ने इस तरह ये मेरी मुराद पूरी कर दी कि आज आप हमारे सामने हैं। और मैंने अभी पहले जो स्क्रीन पर बताया था मेरी किताबों का, तो सर सिविल सर्विसेज की रहनुमा किताब जो है वो 432 सफ़ात पर है। यूपीएससी की किताब जो है वो 300 से ऊपर सफ़ात हैं। तो मैं ये सब किताबें अभी आपको भेज रहा हूँ, तो देख लीजिए। इंशाल्लाह उर्दू में है, काफ़ी मुफीद है ये सब। उसके अलावा डॉक्टर साहब अभी हम लोग हमने कल ये तय किया है जी, हमने कल अबरार फारूकी साहब हैं हमारे, हमने और अबरार फारूकी साहब हैं यहाँ, एक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमने तय किया है कि हम ये एक तरह का सेंटर इसी महीने यहाँ कायम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी, ताकि बच्चे सर शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, शायद आपकी बात पूरी मुझे भी वही लगा। हाँ, दोहराएंगे प्लीज अपनी बात को। आपने कहा कि अबरार फारूकी से आपकी बातें हुई हैं। जी, कल हम लोग बैठे थे और हमने ये तय किया है कि यहाँ पर एक सेंटर कायम किया जाए डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना में। 2 से 3 सेंटर हम कायम करना चाहते हैं इस तरह के, जहाँ बच्चे जाकर अपने हर तरह की जो उनकी मसाइल है उनको हम हल कर सकें, और वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ चार्ज होगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अगले उसमें आपको इसकी पूरी इत्तला देंगे। वैसे मैं अपने इदारे की तफसीलात आपके व्हाट्सएप पे डालूंगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपको वही बता रहा था कि हम लोग अभी एक समर एजुकेशनल केयर सेंटर कायम करने जा रहे हैं, केयर सेंटर या केयर फाउंडेशन, जिसमें यही स्कॉलरशिप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की मालूमात पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हम प्रोवाइड करेंगे लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आज जो बात हो रही है, आज जो स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट हो रहा है, आज जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसकी मालूमात आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे सेंटर्स के जरिए हर तरफ पहुँचे, और इन बातों से मुतालिक जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो भी हम तक पहुँचते रहे और हम एक वक्त में उसको हल करने के लिए कोशिश करें। मैं आपको बताऊं सर कि पिछले साल जो स्कॉलरशिप स्कीमें हैं इनके ताल्लुक से दिल्ली तक नुमाइंदगी की गई थी हमारे मालेगांव से।
हमारे CCI ने की थी। जी जी तमाम तर बातें जी। हुई थी सर, हर तरह से आश्वासन दिया गया था, मगर जब आउटपुट आया तो कहीं पर भी उस चीज़ का जिक्र नहीं था। तो एक ऐसी बात भी होना चाहिए कि अगर एक मसला है तो उसके ताल्लुक से हर जगह से आवाज़ उठे ताकि उसकी सुनवाई भी हो। जी ये कोशिशें हम भी प्रोग्रेस में हैं, इंशाल्लाह आपको खबर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी इंशाल्लाह। और इजाज़त दीजिए कि जी मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँ। जी 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 शुक्रिया, तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये प्रोग्राम करने का और ये पूरी सीरीज चलाने का मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके शुक्र के साथ मैं आमीन। आज के हमारे प्रोग्राम के सदर मोहतरम डॉक्टर वक़ारुल्लाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक्त दिया, हमारे दरमियान आए और हमसे इफ्तिताह जी फरमाया। उसी तरह आसिफ सईद साहब, दिलावर चोगले साहब, हमारे फ़हीम मोमिन साहब, अस्मा बेगम साहिबा और दूसरे तमाम ही मेहमानान, बिलखुसूस तबस्सुम नाटकर, साताज खान साहिबा, यास्मीन सुर्वे साहिबा और जमील कामिल सर, हमारे सरपरस्त व निगरान हमारे दरमियान आए और उन्होंने हमारी बातें की। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब सदर की इजाज़त से आज के ये प्रोग्राम ये वेबिनार ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह हम कल फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।